बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा चितवनमा संयुक्त चुनावी सभा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डद्वारा गठबन्धनलाई धोका भए दुर्घटना हुने चेतावनी। तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हसी अथवा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। सुदूरपश्चिमको सभामा चाहिँ एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा सत्ताधारी गठबन्धन नटिक्ने भनाई। चुनाव जित्ने कामबाट होइन, एउटाले अर्कालाई अवसर माग्छ, जनताले भोट नहालेर थाहा पाउँदैन। गठबन्धन विनाशतिर जान्छ, विघटनतिर जान्छ, सर्वनाशतिर जान्छ। चुनावका बेला जातमा आधारित राजनीतिबारे तराईका एक विश्लेषकसँग कुराकानी। राजनीति जब आफ्नो परिवारभित्र जातभित्र केन्द्रित हुन्छ, कालान्तरमा त्यो जातीय कुराहरू उभार भएर आउँछ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कोभिडका कारण संसारभरिमा 1.5 करोड अतिरिक्त मृत्यु भएको WHO को प्रक्षेपण। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को एउटा प्रतिवेदनले कोभिड-19 महामारीमा विश्वभर झण्डै 1 करोड 50 लाख अतिरिक्त मृत्यु भएको जनाएको छ। WHO ले उक्त संख्यालाई गम्भीरको संख्या दिँदै सबै राष्ट्रहरूले बलियो स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको तथ्याङ्कले चित्रण गरेको बताएको छ। WHO की डाक्टर समीरा आसमा भन्छिन्, यो पत्याउनै गाह्रो संख्या हो। हामीले गुमाएका मानिसहरूको सम्मान गर्न र नीति निर्माताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। WHO की डाक्टर समीरा आसमाको भनाई। प्रतिवेदनमा कोभिड अनि क्यान्सर लगायतका रोग लागेकाहरूले अस्पतालमा परेको चापका कारण उपचार प्राप्त गर्न नसकेकाले मृत्यु भएकाहरूको तथ्याङ्क पनि समेटेको छ। अतिरिक्त मृत्यु दक्षिण अनि उत्तर अमेरिका, युरोप र दक्षिण पूर्वी एसियामा बढी भएको पाइएको बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारत र उसका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा समेट्ने गरेको छ। 3 दिनसम्म युद्ध विराम लागू गर्ने रुसले दावी गरेको भए पनि युक्रेनी सहर मारिउपोल स्थित एजोस्टाल स्टिल उद्योगमा युद्ध भइरहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एकजना युक्रेनी सांसदले उद्योगमा फँसेका सर्वसाधारणलाई उद्धार गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि रुसी आक्रमण नरोकिएको बताइन्। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले उक्त क्षेत्र रुसी सेनाको घेराबन्दीमा रहेको भए पनि मानव सहायता मार्ग खुला रहेको बताएका छन्। रुसले रातको समयमा युक्रेनी सेनाको उपस्थिति रहेको स्थानमा कैयौं हमला गरेको जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार उसले पूर्वी क्षेत्रमा 600 युक्रेनी सेना मारिदिएको छ, तर उक्त दावी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भने हुन सकेको छैन। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले वार्सोमा भएको एउटा सम्मेलनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले मानवीय र सैन्य सहायता गरी युक्रेनलाई $6.5 अर्ब उपलब्ध गराउने बाचा गरेको बताएका छन्। फ्रान्सले थप $30 करोड उपलब्ध गराउने बाचा गर्दै कुल सहायता 2 अर्ब पुर्याएको छ। सम्मेलनलाई कियेभबाट भिडियो लिङ्क मार्फत युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सम्बोधन गरेका छन्। उनले युक्रेनीहरूलाई तत्काल अनि भविष्यमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि रकम आवश्यकता रहेको बताए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। आर्थिक सङ्कट झन गहिरिँदै गएको श्रीलङ्कामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव पुनः बढेसँगै पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन देखिएको छ। राजधानी बाहिर सवारी चालकहरूले इन्धन भर्न घण्टौँसम्म लाइन बस्नु परेको छ। कतिपय स्थानमा इन्धनको मौजदात पूर्ण रूपमा सकिएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता अनवरासन इथिराजन भन्छन्, केही स्थानमा 2 किलोमिटर भन्दा लामो लाइन बस्न मानिसहरू बाध्य छन्। अघिल्लो महिना मात्रै श्रीलङ्कामा इन्धनको चरम सङ्कट उत्पन्न भएको थियो, तर छिमेकी भारतको आपतकालीन सहयोगका कारण अवस्थामा केही सुधार आएको थियो। बीबीसी संवाददाताको भनाई, आर्थिक समस्याका कारण महिन्दा राजपक्ष नेतृत्वको सरकारले आधारभूत वस्तुहरू आयात गर्नसम्म सङ्घर्ष गरिरहेको छ। पछिल्लो अवस्थाका कारण क्रुद्ध बनेका सर्वसाधारणहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 1 वर्ष अघिको समयसँग तुलना गर्दा अप्रिल महिनामा टर्कीमा बजार महँगी झण्डै 70% बढेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। महँगीका कारण यातायात, खाद्य सामग्री र मदिरा रहित पेय पदार्थ लगायतको मूल्यमा प्रभाव परेसँगै अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यमा 1 महिनाको अवधिमा 70% भन्दा बढी वृद्धि देखिएको हो। तथ्याङ्कले थोक मूल्य 120% सम्मले बढेको देखाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार टर्कीको मुद्रास्फीति सङ्कट गहिरिनुको एउटा कारण राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोवानको ब्याजदर बढाउन प्रतिको अनिच्छा हो। बढ्दो बजार मूल्य घटाउने एउटा अस्त्रको रूपमा ब्याजदरलाई लिइन्छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणले पनि विश्वभर महँगी बढाएको छ।
र अफ्रिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले कोभिड-19 विरुद्ध खोप आपूर्ति गर्न लागेका सबै अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई दक्षिण अफ्रिकाको एस्पिन फार्माकेयरबाट खोप खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त औषधि उत्पादक माग नभएकाले बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। गत नोभेम्बरमा एस्पिन फार्माकेयरले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप उत्पादन अनि बिक्री गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नका लागि छलफल अघि बढाएको थियो। अन्यत्रको तुलनामा खोप दर कम रहेको र धनी राष्ट्रहरूभन्दा कम खोप प्राप्त गरेका अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा उक्त सम्झौतालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनलाई धोका नदिन कडा भाषामा आह्वान गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा धेरैको चासोको केन्द्रमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा आज आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्ना समर्थकहरूसँग गठबन्धनकै पक्षमा भोट दिन अनुरोध गरेका छन्। गठबन्धनको सभामा गरिएको टिप्पणीलाई लिएर विपक्षी एमालेका नेताहरूले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रजातन्त्रलाई चुनौती भएको भनेका छन्। सुनौ चितवनबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। चितवनको भरतपुरमा आम सभालाई सम्बोधन गर्न 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू चितवन आइपुगेका थिए। उक्त आम सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा देखिएको समस्याप्रति इङ्गित गर्दै गठबन्धनको खिलाफमा गए दुर्घटनामा पर्न सक्ने कडा अभिव्यक्ति दिए। तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी अथवा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको खिलाफमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि प्रचण्ड निकै आक्रोशित देखेका हुन्। सोही सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको पक्षमा नै मतदान गर्न आग्रह गरे। सबै साथीहरू सहयोग गरेर माथि चढ्नुहोस्। झारखण्डमा चाहिँ भोलि हाम्रो गठबन्धन बलियो हुन्छ, 10-20 वर्ष गठबन्धन चल्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसै नगराले म सम्पूर्ण आफ्नो नेताहरूलाई दिदीलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यहाँ जनता दाजुभाइ दिदीलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई उहाँ जितिसक्नु भएको छ, तर हाम्रो पार्टीले कुनै किसिमको चाहिँ पखेडा गर्ने काम छैन। सहयोग गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समस्या सुल्झाउन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेल लगायतका नेतालाई भेटे पनि उम्मेदवारी फिर्ता गराउन असफल भएका छन्। नेता प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पार्वती रावलले भने, एउटा पालिकाको एउटा उम्मेदवारले चुनाव हार्दाखेरि देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने जुन शब्द प्रचण्डले बोल्नुभयो, यो नै एउटा दुःखद पछि हो। 5 दलीय गठबन्धनको आम सभा भए पनि आम सभामा सोचे जस्तो कार्यकर्ताको उपस्थिति भने देखिएन। ईश्वर जोशी, BBC नारायणगढ। आजै सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा चुनावी सभा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो दल सरकारबाट हटेपछि आर्थिक विकास खलबलिन थालेको बताए। उनले सत्ताधारी दलहरूको गठबन्धनको पनि चर्को आलोचना गर्दै चुनाव पश्चात गठबन्धन नटिक्ने बताएका थिए। यो चुनावको परिणाम आएपछि गठबन्धनको हेर्नु होला हालत के हुन्छ। गठबन्धनको हालत मैले अहिले धेरै नभने बेहाल हुन्छ। चुनाव जित्ने कहीँबाट होइन, एउटाले अर्कालाई अवदस लाउँछ, जनताले भोट नहालेर थाहा पाउँदैन। गठबन्धन विनाशतिर जान्छ, विघटनतिर जान्छ, सर्वनाशतिर जान्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली। चुनावको सङ्घारमा देशभरि सत्ताधारी 5 दलले गठबन्धन गर्ने भने पनि स्थानीय स्तरमा थरीथरीका गठबन्धन देखिएका छन्। कतै गठबन्धन बाहिर गएरै एमाले र माओवादी त कतै कांग्रेस र एमालेको समेत गठबन्धन भएका विवरण आएका छन्। अछामको एउटा स्थानीय तहमा त एमाले र उबाटै छुटिएर गएको एकीकृत समाजवादीको पनि तालमेल भएको पाइएको छ। त्यस्तै अनौठो तालमेल झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ, जहाँ सत्ता गठबन्धनका एवं एमाले सहितका गणतन्त्रवादी दलहरू मिलेर राप्रपालाई एक्ल्याएका छन्। केन्द्रीय निर्देशन विपरीत तालमेल बनेको देखिएको कचनकवल राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको क्षेत्रमा पर्छ। झापाबाट हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले पठाएको रिपोर्ट सुनौ। 2074 सालको निर्वाचनमा कचनकवलमा राप्रपाका अन्जरा आलम 5816 मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनले कांग्रेसका कालेन्द्र राजवंशीलाई
400 भन्दा बढी मतले जितेका थिए भने उपाध्यक्षमा राप्रपाकै निमसरी राजवंशी निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले पनि कांग्रेसकी गीता खरेललाई जितेकी थिइन्। राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित क्षेत्रको कचनकबल गाउँपालिकामा यस पटकको चुनावमा गणतन्त्रवादी र राजावादी बीचको ध्रुवीकरण जस्तो बनेको स्थानीयवासी बताउँछन्। स्थानीयवासीको यो भनाई नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका नवराज भट्टराईको भनाईले पुष्टि गर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरूलाई निश्चित बनाउने खालका गतिविधिहरू छन्। यहाँ जनताले बनाएको संविधान, त्यही संविधानमा टेकेर शासन गर्ने, त्यही संविधान विरुद्ध चाहिँ यो आवाज बुलन्द गर्ने। तर यस्तो किसिमको ध्रुवीकरण देशभर होस् भन्ने मनसाय राख्छन् राप्रपाका नेताहरू। राप्रपा झापाका अध्यक्ष केशव ओझा। त्यो खालको गठबन्धन देशभरि होस् भन्ने सोचमा छौँ। हाम्रो लडाई नै त्यही हो। साइन बोर्ड मात्रै फरक, उनीहरूको नीति सिद्धान्त एउटै भएको हुनाले उनीहरू एकपट्टि र हामी एकपट्टि हुनु पर्यो। देश ध्रुवीकरणतर्फ जानु पर्यो। सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय नीति अनुरूप सत्ता बाहिर रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल नगर्न निर्देशन भए पनि कचनकबलमा राप्रपासँग सबै दल चिडिएका नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 1 का सभापति उद्धव थापा बताउँछन्। जुन सुविधाहरू पाउनु पर्ने, विकास सीमाका कामहरू हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ केवल त्यो राप्रपासँग सम्बन्धित भएर दलको निर्देशन अनुसार मात्रै काम गरेको कारणबाट चाहिँ सबै दल राप्रपासँग रिसाएको अवस्था हो। त्यहाँको जनता, त्यहाँका चाहिँ राप्रपा इतरका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफैले त्यो चाहिँ एउटा गठबन्धन तयार गरे। तर 2074 सालको निर्वाचनमा राप्रपाबाट निर्वाचित निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा अहिले पनि उपाध्यक्षका लागि राप्रपाकी उम्मेद्वार निमसरी राजवंशीले उक्त आरोप ठाडै अस्वीकार गरिन्। मिल्न सक्छ नि त। राप्रपाले एकलौटी काम गर्यो, त्यसकाले गर्दाखेरि हामी सबै चिडिया छौँ भन्ने खालको कुरा गर्छन्। त्यस्तो भएको हो? यस्तो चाहिँ होइन। राप्रपा अब हराउन नसक्ने हुँदाखेरि गठबन्धन नगरी उपाय छैन भन्ने थियो। राप्रपा इतरको गठबन्धनबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार कांग्रेसका कालेन्द्र राजवंशी छन्। आफ्नै क्षेत्रको स्थानीय तहमा आफ्नो दल इतरका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनका लागि आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन निकै ठूलो चुनौती बनिदिएको छ। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। सबैभन्दा कम मतदाता रहेको हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा आधाभन्दा कम पदका निम्ति मात्र चुनाव हुँदैछ। कतिपय पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने कतिपय पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। हिमालपारीको अर्को जिल्ला मुस्ताङमा पनि वडा अध्यक्ष सहित 31 पदमा उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट सुनौ। मुलुकमै सबैभन्दा कम मतदाता रहेको मनाङ जिल्लाको 4वटा गाउँपालिकामा 148 पद मध्ये 61 पदमा एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको मनाङका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज शर्माले जानकारी दिए। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र टोटल वडा समिति गरेर जम्मा जिल्लाभरि नै 148 4वटा पालिकामा गरेर त्यसमा 61 जना चाहिँ निर्विरोध हुनुभयो र 14 जना चाहिँ उम्मेदवारी परेन। 75 पद चाहिँ सकिसकेका छ। अब 73 पदका लागि चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ। मनाङ जिल्लामै पहिलो पटक मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। ठूलो संख्यामा जिल्ला बाहिर रहेका मनाङ र मुस्ताङका मतदाताहरू अन्य साधनका अतिरिक्त हेलिकप्टर समेत प्रयोग गरेर मतदानका लागि जिल्ला पुग्ने गर्दछन्। पोखरामा व्यवसाय गर्ने माया गुरुङको पनि मतदानका लागि मनाङ जाने कार्यक्रम छ। मेरो आँकडामा चाहिँ 95% नै हामी सहर केन्द्रित छौँ। जुनसुकै चुनावमा पनि हामी सहरमा बसेकोहरू आफ्नो गाउँ नै फर्कन्छौँ भोट हाल्नको लागि। विगतमा हाम्रो मनाङमा जाने बाटोको असहजताको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न माध्यमहरू हेलिकप्टरबाट पनि जान्थ्यो, हिँडेर जान्थ्यौँ हामी। तर अहिले चाहिँ बाटोको सुविधाले गर्दाखेरि बेसी सहरबाट चाहिँ जान्छौँ। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार कुल 28 वटा मतदान केन्द्र रहेको मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको 5 वटा मतदान केन्द्रमा पुग्न 2 दिन पैदल हिँड्नु पर्छ। उता मुस्ताङ जिल्लामा दिउँसोको समयमा हावाहुरी चल्ने कारणले विशेष गरी बिहानको समयमा घर दैलो कार्यक्रमको माध्यमबाट मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष पदका एक उम्मेद्वारले बताए। 10,400 भन्दा बढी मतदाता रहेको मुस्ताङ जिल्लामा 5 वटा प्रमुख राजनीतिक दलहरू कतै मिलेर र कतै छुट्टा छुट्टै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नारायण कार्की, बीबीसी, पोखरा। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र स्वेच्छा राउत। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका दिन वैशाख 30 गते मतदान केन्द्रहरूमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप सेवा पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ भनेर सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौं।
फेसबुकमा इन्द्र नारायण श्रेष्ठले लेखेका छन्, छुटेकालाई खोप लगाउने र खोपको मात्रा पूरा नगरेकालाई निर्वाचनको दिन खोप सेवा दिने नेपाल सरकारको योजना सराहनीय छ। लक्ष्मण शर्माले भने, चुनाव प्रचार प्रसारमा भिड जम्मा गराएर कोभिड संक्रमणको जोखिमतिर पटक्कै ध्यान नदिने अनि चुनावकै दिन सबैलाई एकै ठाउँमा बोलाएर खोप दिने सरकारको योजना हास्यास्पद रहेको धारणा राख्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, बरु चुनावी प्रचार प्रसार अभियानमा कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी निश्चित मापदण्ड बनाएको भए केही हदसम्म सरकारले कोभिड संक्रमण प्रति सजगता अपनाएको ठहरिन्थ्यो, किनकि मतदानकै दिन खोप पनि दिने कामले दुवैतिर उचित व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्छ। गणेश खडायत सानुले सरकारको निर्णय एकदमै राम्रो रहेको बताउँदै व्यवस्थित अनि भिडभाड रहित तरिकाले समयको सही सदुपयोग गर्न सक्नु पनि सबैको जिम्मेवारी रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। ट्विटरमा निरौला रमेश नाम गरेका प्रयोगकर्ताको भनाइ भने अलि फरक छ। उनी लेख्छन्, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण लाखौंको ज्यान गयो, अझै पनि पूर्ण रूपले सहज अवस्था बनेको छैन। यो भाइरस विरुद्ध खोप लगाउन आवश्यक छ, तर मतदान स्थलमै खोप लगाउनु भनेको जनताको वर्तमान राजनीतिप्रति देखिएको निराशाका बीच भोट दिलाउन उपस्थिति गराउने मेलो मात्र हो। फेसबुकमा मित्रबन्धु ढकालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, सुनमा सुगन्ध, सबैले फाइदा लिन नभुल्नुहोला। यसरी नै बहुउद्देश्यीय कार्य सबैतिर भए अनावश्यक झन्झट अनि खर्चबाट बच्न सकिन्छ। ट्विटरमा विशाल रेग्मीले लेखेका छन्, यसरी कोभिड विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु राम्रो नै छ, तर भिडभाड नगरी छुट्टै स्थान बनाएर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा छुटेकाहरूले खोप लगाउन पाउने र उनीहरू कोभिडको जोखिममा पनि नपर्ने हुन्छ। खोप कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता कुरा अनिवार्य बोक्नुपर्छ। फेसबुकमा राम शर्मा सडक नाम गरेका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, किन त्यही दिन लगाउने, अघि पछि समय छैन हो, सहानुभूति बटुल्न, भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ, वा रे वा सरकार। शेर सिंह नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताको भनाइ पनि मिल्दोजुल्दो छ। आफूलाई सरकारको निर्णय ठिक नलागेको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, निर्वाचन र खोप सेवा अत्यन्तै फरक कुरा हुन्। कोभिड-19 विरुद्ध खोप सेवा अन्य कुनै दिन वा 2-4 दिनको फरकमा गरे हुन्न र खोप लगाउन को नजाला र? पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार गर्नु भएन नि सरकार। फेसबुकमा गम्भीर दुवाडीले लेखेका छन्, स्थानीय तह निर्वाचनकै दिन सरकारले कोभिड विरुद्ध खोप मतदान केन्द्रमा दिन लाग्नु एक हिसाबले राम्रो छ, छुटेकाले खोप पाउने भए। यदि मतदान केन्द्र वरिपरि हुलदङ्गा भएमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्न सक्छ। ट्विटरमा सुजन पण्डित सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै लेख्छन्, यसको व्यापक प्रचार प्रसारको खाँचो छ, किनकि मतदानका लागि उमेर नपुगेका, मतदाता नामावलीमा छुट भएका, एक ठाउँमा मतदाता नामावली अर्कोतिर बसाई भएका, नाम भए पनि मतदान गर्न नजाने मानिसहरू समक्ष यो समाचार पुर्याउन जरुरी छ। पूर्ण रेग्मीले फेसबुकमा भिडभाड नहुने गरी मतदान केन्द्र भन्दा टाढा खोप कार्यक्रम गर्दा राम्रो हुने सुझाएका छन्। दुवै स्थान नजिक हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कठिनाई हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अब अर्को प्रसङ्ग, खास गरी स्थानीय चुनाव भन्ने बित्तिकै धेरै ठाउँमा जातीयताको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुने गरेको बताइन्छ। राजधानीदेखि लिएर विभिन्न सहरहरूमै पनि त्यस्तो प्रभाव पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। मतदाताले सजातीय उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिँदा कतिपय योग्य उम्मेद्वार पछि पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जातीयताको बढ्ता प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा तराई मधेस पनि पर्छ, तर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरिए कालान्तरमा त्यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी समाजशास्त्रीहरूले दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी गनी अन्सारीले वीरगञ्ज स्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत समाजशास्त्री वीरेन्द्र प्रसाद शाहलाई भेटेर राजनीतिमा जातीय प्रभाव किन बढ्दै गएको भनेर सोधेका थिए। जब राजनीतिले सही ट्र्याक लिँदैन, सबैलाई समानता पुर्याउँदैन, राजनीतिले राज्यको नीति बनाएर आम नागरिकलाई सेवा सुविधा गर्न सक्दैन र त्यो राजनीति जब आफ्नो परिवारभित्र जातभित्र केन्द्रित हुन्छ, कालान्तरमा त्यो जातीय कुराहरू उभार भएर आउँछ। त्यसैले अहिले जुन देशको राजनीतिको केन्द्रमा रहेको जुन सेवा सुविधादेखि लिएर पहुँचको कुरा छ, जुन जातीयमा
व्यवस्थालाई कहीँ न कतै प्रमोट गर्ने खालको भएकोले यो अहिलेको अवस्था देखिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसतर्फ झुकाउ हुनु, मतदाताको झुकाउ हुनु र त्यस्ता नारा उम्मेदवारहरूले उठाउनुको स्वार्थ चाहिँ के हुन्छ, के फाइदा देखेका हुन्छ? मतदाता पनि त्यही जातीय व्यवस्थाबाटै आउने हो, नेता पनि त्यही समाजबाटै आउने हो, जनता पनि त्यही समाजका छन्, मतदाता त्यही छन्, राज्यको नीति कार्यान्वयन हुने निकाय त्यही छ। जब मान्छेहरू यो तिनै तहमा आफूलाई त्यहाँ उभ्याउँछन् र उनीहरू त्यसैको पेरिफेरीमा उम्मेदवार पनि त्यस्तै खोज्न थाल्छन्, नेता पनि त्यस्तै जातको खोज्न थाल्छन् र भोलि नेता जब राज्यको विभिन्न निकायमा पुग्छ, प्रमुख जुन संवैधानिक प्रमुखहरू छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जुन संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू छ, अनि उसले पनि के देख्छ, हिजो मलाई यही मतदाताले भोट दिएको छ, त्यस कारणले मैले यसैको हितमा काम गर्छु। जुन कालान्तरमा लोकतन्त्रको लागि, जुन हामी गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ, यसको लागि एउटा ग्रहणको रूपमा लिन सकिन्छ। यो कुरालाई हामी जति सक्दो चाँडै यसलाई सम्बोधन गर्नलाई राज्यको नीति, जुन आम नागरिकको समृद्धिको लागि, सुखको लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जुन आधारभूत अहिले मुद्दाहरू छन् नागरिकका, चाहे त्यो मधेसका मुद्दा हुन्, पहाडका हुन्, चाहे हिमालका हुन्, सबैको समस्या समान छ। त्यो मुद्दामा जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना नीतिहरू, राज्यका नीति केन्द्रित हुन्छ, यी मुद्दाहरूले क्रमशः साइड लाग्छ र राज्यका नीतिहरू अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन प्रणालीमा पक्कै पनि योग्य उम्मेदवार, अझ राम्रा सक्षम व्यक्तिहरू आउन् भन्ने ध्येय हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ निर्वाचनबाट। तर जब मान्छेहरू जाति कार्ड फाल्न थाल्छन्, जातीय राजनीति हुन थाल्छ, के त्यस्ता कुराले राम्रा त्यस्ता योग्य उम्मेदवारहरू पाखा लाग्न सक्ने सम्भावना वा जोखिम कस्तो रहन्छ? 100% जोखिम रहन्छ। गणेशजी अघि तपाईँले भने जस्तै यो अहिलेको चुनाव मात्र होइन, विगत 10-15 वर्षको चुनाव, खास गरेर अझ गणतन्त्र पछिका उम्मेदवार छनौटमा राजनीतिक दलहरूले जुन खालका भूमिकाहरू निर्वाह गरे र जुन खालका प्रवृत्तिहरू समानुपातिकका नाममा हामीले पढ्यौँ, सुन्यौँ, पैसा दिएको त्यसकारण समानुपातिकमा परेको, नातामा छु त्यसकारण समानुपातिकमा परेको, मेरो सालो छ, ससुरो नेता छ त्यसकारण परेको, यो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई धमिलो पराएकै हो। परिणामस्वरूप राजनीतिप्रति मान्छेहरूको घृणा जाग्न थाल्यो। यसरी आत्मकेन्द्रित राजनीतिले कहीँ न कतै नेपालको जुन पोलिटिक्स हो, जुन राज्य व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थालाई अहिले 1 दशक पनि भएको छैन संविधान बनेको, धर्मराउने कारण त्यही हो। र परिणामस्वरूप राजनीतिबाट असल मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। यद्यपि आकल झुकल 2-4वटा आशाका किरणहरू छ र यो धमिलो पानी बनाउँदा धमिलो पानीमा माछा मार्ने फेरि गलत मान्छेलाई नै हुन्छ। त्यसकारण यो राजनीतिलाई सङ्ल्याउनेतिर लागौँ, त्यो धमिलो पानीमा राम्रा खोज्ने प्रयास मतदाताले गरौँ। जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ जातको, थरको राजनीतिले, यसले चाहिँ कालान्तरमा कसरी घातक हुन सक्छ, यसले कस्ता दुष्परिणामहरू निम्ति आउन सक्छ? जब मान्छे आफ्नो जातमा, आफ्नो परिवारमा केन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन। किनभने हामीले राजतन्त्र फाल्नुको प्रमुख कारण के थियो? त्यो संस्था परिवारमा आधारित थियो, गोत्रमा आधारित थियो। कुनै व्यक्ति कुनै घरभित्र जन्मिनु उसको कुनै योगदान हुँदैन र त्यो जन्मेको आधारमा कुनै देशको राष्ट्र प्रमुख हुनु, सरकार प्रमुख हुनु, यो लोकतन्त्रको लागि बहुत घातक कुरा हो। त्यसकारण अबको लोकतन्त्रको लागि जुन अहिलेको यो परिदृश्यहरू हामी देख्दैछौँ, यो खतराको सङ्केत हो र यसले लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई र संहितालाई धरापमा पार्नेछ। त्यसकारण सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताजीहरू, राजनीतिक दल सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो क्षणिक स्वार्थमा राज्यका यी उपलब्धिहरूलाई खतरामा नपारौँ। यो खालको राजनीतिले समाजमा थप ध्रुवीकरण पनि निम्ति आउन सक्छ, त्यसको जोखिम रहन्छ कि रहन्न? एकदमै ध्रुवीकरण हामी छिमेकी देशहरूमा हेर्न सक्छौँ। धर्मको नाममा त्यहाँ भइरहेको राजनीतिको दुष्परिणामहरू, यसले चाहिँ अन्ततगतवा समाजलाई, जातीय राजनीतिले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। किनभने जातीय राजनीतिको अन्तिम निष्कर्ष भनेको विखण्डन हो, विभाजन हो। वीरगञ्ज स्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत समाजशास्त्री वीरेन्द्र प्रसाद शाह साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै
अब आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड महामारीका कारण विश्वभरि करिब 1,50,00,000 मानिसहरूको ज्यान गएको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ। WHO ले धेरै देशहरूले कोभिडका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या कम गणना गरेको विश्वास गरेको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 54 लाख मात्रै गणनामा समावेश गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतमा मात्रै कोभिड संक्रमणका कारण 47 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने जनाएको छ। यो संख्या भारतले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा 10 गुणा बढी हो। यो विवरण अनुसार कोभिड महामारीबाट विश्वभर मृत्यु हुनेहरूको 1/3 संख्या भारतमा देखिन्छ। तर भारत सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो आकलनमा प्रश्न उठाएको छ। भारतले गणनाको विधिमा उसकै शब्दमा चिन्ता रहेको बताए पनि अन्य अध्ययनहरूले पनि भारतमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या सरकारी तथ्याङ्कभन्दा बढी रहेको देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोग गरेको मापनलाई अतिरिक्त मृत्यु भनिएको छ, जसमा महामारी सुरु भएपछि मृत्यु हुने मानिसहरूको संख्या महामारी अघिको त्यही समयको मृत्यु दरभन्दा कति बढी थियो भन्ने अन्तर हेरिएको छ। यो विधिले प्रत्यक्ष कोभिडकै कारण मृत्यु नभएका तर कोभिड महामारीले निम्त्याएका अप्रत्यक्ष समस्याहरूका कारण भएका मृत्युहरूलाई पनि गणना गर्छ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य 10 खेलाडीहरू आफूलाई प्रशिक्षकले टोली छोड्न बाध्य पारेको भन्दै न्यायका लागि पहल गरिदिन खेलकुदका मुख्य निकायहरूमा दौडिरहेका छन्। मैदानभित्र भिड्नुपर्ने खेलाडीहरू यसरी मैदान बाहिर भौतारिएको 10 दिन बितिसक्दा समेत समाधान ननिस्किँदा फुटबलका चर्चित खेलाडीहरूको करियर नै समाप्त हुन सक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा सुनौ। बन्द प्रशिक्षणबाट निकालिएका भनिएका 10 जना राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू न्यायका लागि भौँतारिरहेका छन्। कहिले खेलकुद मन्त्रालय, कहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त कहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आँगनमा। एशियन कप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा हुनुपर्ने खेलाडीहरू यसरी प्रशासनको ढोका चाहनु परेको घटना नेपाली फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक हो। एकजना खेलाडी सुजल श्रेष्ठ, छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस् हैन, या त सिधै हाम्रो दोषी देखिरहेछ, हाम्रो दोष दिइरहेछ हैन, को दोषी रहेछ त्यो चाहिँ छानबिन होस्। हामी दोषी छौँ भने हामी फुटबलमा ब्यान हुनु पनि तयार छौँ भनेर सबैजना। सुजल श्रेष्ठ मात्र होइन, राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख खेलाडीहरू रोहित चन्द, अञ्जन विष्ट, विमल घरतीमगर, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, विशाल राई जस्ता 10 खेलाडीहरू यो सूचीमा छन्। र यी नेपाली फुटबलका यस्ता नामहरू हुन् जुन खेलाडी बन्न वर्षौं वर्षको मेहनत र लगानी लागेको छ। खेलाडीहरूका अनुसार होस्टल भन्दा होटलमा बस्दा राम्रो सुविधा पाइने भन्ने एउटा सामान्य विषयमा कुरा उठाउँदा उनीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणबाट निस्किन बाध्य बनाइयो। घटना भएको 10 दिन बितिसक्दा पनि यति गम्भीर विषयमा नियामक निकाय एन्फा गम्भीर बनेको देखिएको छैन। खेलाडीहरूलाई साथ दिइरहेका फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा, खेलाडी बारम्बार एन्फामा आएर बसिरहेको छ, कुरा गर्न आइरहेको छ भनेपछि टेक्निकल पक्षले किन भागिरहेको छ त? खेलाडीले यति मात्र भनेको छ कि आउनुहोस् न त, आएर कोचको कुरा सुनाइदिनु हामीलाई अगाडि राख्नु, तपाईहरु एन्फा पक्ष बस्नुहोस्। बारम्बार भन्दा पनि कोचलाई राख्नै नसक्ने, कोच आउनै नमान्ने, कोचले आउँदैन भन्ने कारण चाहिँ के हो त? त्यो कुरा देखेर चाहिँ हामी पनि छक्क परिरहेको छौँ अहिले। खेलाडीहरू प्रशिक्षकले बन्द प्रशिक्षण छोड्न भनेकोले नै क्याम्प छोडेको बताउँछन्। तर कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुटायरीले खेलाडीहरूको भनाइलाई झुटो भनेका छन्। यद्यपि उनी खेलाडीसँग बाटामा आउन तयार देखिएका छैनन्। बरु उनले खेलाडीहरूलाई माफी दिएको तर बदलामा टोलीमा नबोलाउने सजाय सुनाइसकेका छन्। त्यसैले खेलाडीहरूले करियर नै दाउमा राखेर पनि सत्यको लागि लडिरहने बताएका छन्। सुजल श्रेष्ठ भन्छन्, अब हामीलाई भगौडा भनेको छ नि त, हामी चाहिँ अब चाहिँ दाग हटाउनलाई चाहिँ सकेसम्म जति सक्दो हुन्छ त्यही गरेर। हेर्दा होटल वा होस्टलमा बस्ने भन्ने विषयमा विवाद भए जस्तो देखिए पनि वास्तवमा खेलाडीहरू प्रशिक्षक अल्मुटायरीले अनुशासनको नाममा गर्ने गरेको थिचोमिचो र अपमान झेल्न नसकेर नै क्याम्प छोडे जस्तो देखिन्छ। प्रशिक्षक अल्मुटायरीले खेलाडीहरूलाई अनुशासनका नाममा सानादेखि ठूला विषयमा नियन्त्रण लिन खोजेको खेलाडीहरूले सार्वजनिक नै गरिसकेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, नेपाली खेलकुदलाई ध्यान म्यानेजमेन्टलाई के गुण लागेको भरमा चाहिँ यसरी सबै खेलाडीलाई योगदान दिएका खेलाडी चाहिँ भेडा बाख्राको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नु चाहिँ ठिक होइन कि भन्ने हाम्रो पनि ठम्ब्यायो। एन्फाले पनि राष्ट्रिय खेलाडीहरूको विषयलाई अन्य सामान्य विषय जसरी व्यवहार गरिरहेको देखिएको छ। घटना भएको 10 दिनपछि एन्फाले बल्ल 1 सदस्यीय छानबिन कमिटी बनाएको छ र त्यो कमिटीले काम थालिसकेको देखिएको छैन। त्यसैले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले कार्यसमिति बैठकले नै छानबिन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो समाधान निकाल्ने बताएका छन्। अब यो ढिलो भइसकिरहेछ हैन, बोर्ड बैठकबाट नै यसको निकाल्नु पर्छ। के हुन्छ कार्यसमितिकै बैठकबाट निर्णय हुन्छ। अब समाधानमा ढिला सुस्ती हुँदै गर्दा थुप्रै शंका उपशंकाहरू उत्पन्न हुन थालिसकेको छ।
कतिपय फुटबल समर्थकहरू नेपालका उत्कृष्ट लयमा रहेका फुटबल खेलाडीहरू प्रशिक्षकको लहरको शिकार बन्ने त होइन भन्ने डरमा देखिएका छन्। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। हस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीले चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं आप सारा अफजल की, और प्रोग्राम है सैटरडे स्पेशल। तेरे नाल अख लड़ी, तेरे नाल अख लड़ी, अखां होइयां चार, अखां होइयां चार। मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। नजरों ने ढाया हो करम, हाय मेरे खुदाया। बहकी हवाओं जैसी महकी फिजाओं सी वो उसकी अदाएं, वल्ला वल्ला। आंचल उड़ाए जैसे बादल झूम के आए, उसकी हया पे मर ना जाए। मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। झूठा तेरा फसाना फसाना, अल्लाह मुझको बचाना। झूठी वो बातें तेरी, झूठी तेरी वफाएं, उस पे भरम बल्ला बल्ला। फिर भी ना जाने मुझे क्या हो गया है, तुझको भुला ही मैं ना पाऊं। रांझना रांझना रांझना, मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल
सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, ईद आ जाए तो फिर तो हमारे यहाँ 2-2 हफ्ते ईद चलती रहती है ना? ऐसा ही होता है ना? जब भी मिलते हैं हम कहते हैं ओहो गुज़िश्ता ईद मुबारक, लेकिन 3 दिन की ईद के बाद मेरा ख्याल है हमें वापस अपनी रूटीन में आ जाना चाहिए। वैसे तो हमारी दुआ होती है हर दिन ईद का दिन हो आपका और खुशियाँ ही खुशियाँ हों, लेकिन वो जो एक फेस्टिविटी है ना, उसको ज़रा वापस आ जाना चाहिए, नहीं? और ईद की छुट्टियों के बाद जब आपको काम पर वापस आना पड़ता है, उफ मत पूछें, बहुत मुश्किल लगता है। खास तौर पर जब आप ज़बरदस्त से सयाहती मकामात से होकर आए हों तो फिर आपको शहर का माहौल अच्छा ही नहीं लग रहा होता। ऐसा ही है ना, क्योंकि वहाँ पर आप सब्ज़ा देख कर आते हैं और फिर गर्मियों के इस मौसम में वहाँ का मौसम, यहाँ की निस्बत जो शुमाली इलाका जाते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ का मौसम शहरों की निस्बत बहुत साफ भी होता है और बहुत खुशगवार भी होता है। लेकिन क्या कीजिए, आना तो आपको वापस है ही है, नहीं? अब आप सोच रहे होंगे सारा फिर कहेगी जनाब हमारे यहाँ तो गर्मी नहीं आई, हमारे यहाँ तो अभी भी हम सोच रहे हैं कि 9 दर्जा हरारत है। नहीं जनाब, हमारे यहाँ गर्मी आ गई है और ऐसी कड़ाके की आई है कि बस अब तय हो गया कि ये जो जैकेट्स और ज़रा भारी भारी कपड़े हैं ना, ये अब 4-5 महीने बाद ही निकलेंगे, इससे पहले नहीं निकलेंगे। क्योंकि चीन में गर्मियों के मौसम का वो जो हम आपसे तज़किरा नहीं करते सोलर टर्म्स, चीन की जो 24 हैं, उस एतबार से जो 7वीं टर्म है उसका नाम है लीशिया, इसका आगाज हो गया। लीशिया का मतलब होता है मौसम गर्मा की आमद, और 24 सोलर टर्म्स में से ये 7वीं, जबकि मौसम गर्मा की ये पहली टर्म है। इसके हवाले से मेरे पास बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो कि मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक ईमेल का तज़किरा करती चलूं जो कि हमें देर से मौसूल हुई थी, यानी ईद गुजर गई थी जब हमें वो मौसूल हुई थी। अकील बशीर हमारे बड़े अच्छे भाई जिन्होंने हमें ईमेल की ईद की मुबारकबाद दी, आपकी बहुत सी दुआओं का और आपके याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई। सामीन की महफिल में जो बाकी का मजमून है ईमेल का वो मैं शामिल करूंगी। और रेहान हमारे भाई बहुत देर से आए, ईद के दूसरे दिन तशरीफ लाए आप, हमने कहा कोई बात नहीं है, आप आए हैं तो हम तस्करा तो करेंगे। और आपने जो बात की वो की कि जनाब सयाहत के हवाले से, जिसका मैंने अभी बात के आगाज़ में जिक्र किया ना, तो उन्होंने कहा कि सयाहत के हवाले से एक मरतबा फिर हम लोग थोड़े से बेसब्रे हो रहे हैं और हम मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर जौक दर जौक जा रहे हैं। कह रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ जो मैंने हालात देखे हैं उसमें मैंने देखा कि कोस्टर्स जो हैं वो एक तवील कतार में खड़ी हुई हैं क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। सो बेहतर होगा, ये कहते हैं कि मैं अपने सुनने वालों को एक मशवरा देता हूँ कि जाने से पहले आप जो मकामी लोग हैं अगर उनसे रब्ता कर सकें या फिर आप टूरिज्म वालों से, ट्रैवल वालों से बात कर सकें और वहाँ के हालात के बारे में जान सकें। नहीं तो मुख्तलिफ साइट्स हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि वहाँ सूरत हाल क्या है, तो आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में और इस गर्मी में अपनी फैमिलीज़ के साथ ख्वार होने से बच जाते हैं। अच्छा वैसे रेहान बड़े मज़े की बात बताऊँ, ये जो ट्रैवल एजेंसीज़ वाले हैं ना ये भी बड़े जालिम होते हैं कई मरतबा। वो आपको कहते हैं नहीं नहीं जी सब कुछ ठीक है, आप आ जाइए, आ जाएं, पैसे हमें दे दें, बाद में देखी जाएगी, ख्वार तो आपने होना है। सो ये ज़्यादा बेहतर है कि जिस इलाके में आप जा रहे हैं उसके बारे में पहले आप मालूमात ले लें। और ये तो बहुत ही बेहतरीन हो जाए अगर आप वहाँ के किसी मकामी शख्स को जानते हो इर्द गिर्द के इलाके के और आप उससे मालूमात ले लें, ठीक है ना। चलिए इस बात के बाद अब एक गाना सुनेंगे, फिर मैं आपको आके बताऊंगी कि जिस टर्म का मैंने जिक्र किया है यानी कि लीशा, ये क्या है और इसकी बड़ी दिलचस्प सी कुछ कहानियां और रिवायात हैं, वो क्या हैं, ठीक है। Do you know? Do you know? Do you know what it feels like loving someone that's in a rush to throw you away? Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Birds flying south as and it changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute and suddenly I can't get her to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Do you know what it feels like loving someone that's in a rush to throw you away? Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? How can I love
don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: is she needing another side of a man? Looking at me, looking at the last 3 years like I did. I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more my pillow. It's a scene that never happened to me. But after this episode, I know, see, you can never tell how the next day life could be. Do you know what it feels like? Loving someone that's in a rush to throw you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Do you know what it feels like? Loving someone that's in a rush to throw you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know what it feels like? Loving someone that's in a rush to throw you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Do you know what it feels like? You don't know how it feels. That's in a rush to throw you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? सैटरडे स्पेशल में खुशामदीद। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे लीशिया का। इस टर्म के हवाले से ना एक देवमालाई कहानी भी है, बहुत पुरानी कदीम दौर की कहानी है। कहते हैं जो येलो एम्परर था ना, उसने 6 वजीर मुकर्रर किए थे। आसमान, जमीन और चारों मौसमों के ये जिम्मेदार थे। और जो रोंग ये आग का बादशाह था और गर्मी के मौसम का निगरान था। और जो ही इसकी बारी आती थी ना, वो अपने तमाम तर शोले इकट्ठे करके जमीन की जानिब रवाना कर देता था। साइंसी इल्म के मुताबिक इस दिन यानी 5 मई को जब ये टर्म शुरू हुई है, इस दिन सूरज 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आ जाता है और ये वो वक्त होता है जब फसलें पकना शुरू होती हैं। मौसम बहार के आगाज की तरह मौसम गर्मा का आगाज भी हशरात, तितलियों, चरिंद परिंद सबके लिए एक नई तब्दीली, एक नई जिंदगी लेकर आता है। ये वक्त फसलों और पौधों की तेज तरीन नशोनुमा का वक्त भी होता है। और चावल की काश्त के आगाज का भी ये चीन में बेहतरीन वक्त होता है। अच्छा, हशरात की जब बात की तो वाकई वो कीड़े पतंगे आपको नजर आते हैं जो आपको और किसी मौसम में नजर नहीं आते, क्योंकि सर्दी होती है, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं। अब गर्मी आई है तो अंदर की नमी से इनकी भी आंखें खुली हैं कुछ। इन्होंने कहा बाहर मौसम अच्छा है, तो जैसे आप लोग मौसम अच्छा होता है तो कहीं घूमने जाते हैं ना, बस वैसे ये तफरी करने आ जाते हैं। अब आप सोचें, ये अपनी तफरी के लिए आपके यहाँ आते हैं, आप डर जाते हैं। आप जब जाते होंगे मुख्तलिफ इलाकों में तो लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर ये भी अच्छे से बिहेव करते हैं तो हम नहीं डरते। सो हम भी जब कहीं जाते हैं तो हमें वहाँ की रिवायात और अक़दार के मुताबिक अच्छे से बिहेव करना चाहिए। नहीं, ऐसा ही है ना। मैं किधर की बात किधर ले गई। मैं आपको ये बता रही थी कि इस मौसम के हवाले से कदीम दौर में कुछ ऐसी रिवायात थी, मसलन जो शाही दौर में बादशाह अपने जो फौजी सरबराहान थे और जो अवामी सरबराहान मुख्तलिफ शोबों के और नुमाइंदे थे, उनको अपने दरबार में बुलाते और उन्हें हुक्म देते कि जनूबी चीन में जाएं और इस मौसम का इस्तकबाल करने की एक बावकार तकरीब मुनक्किद करें, जिसमें फिर वो लोग किसानों को काश्त की जानिब राग़िब करते थे, उनको इल्म देते थे और बुआई का बाकायदा हुक्म दिया जाता था। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प सी रिवायत है, खाने पीने से मुतालिक है। वो ये कि यहाँ पर अन्नों को उबाल करना रंगीन धागों से बनी हुई एक मकरामा नुमा जाली में रखकर बच्चों के गले में पहनाया जाता है। ये गर्मियों की बीमारियों से बचाव के लिए इनका एक रिवायती तरीका है। बच्चे इन अंडों पर अपनी मर्जी से तस्वीरें भी बनाते हैं, रंग भी करते हैं, और चूंकि हार्ड बॉइल्ड उबले हुए अंडे होते हैं, सख्त हुए होते हैं, तो ये बच्चे ना इनसे लड़ाइयाँ भी करते हैं, जैसे हम कंचों से नहीं करते उस तरह से। तो ये बच्चों के लिए बड़ा दिलचस्प सा हो जाता है। इसके अलावा
भुनी हुई चाय की पत्तियों की एक मखसूस चाय पीने का भी ना इस मौके पर एहतमाम किया जाता है। इसी चाय का जो कहवा बच जाता है उसमें अपनी पसंद के मसाले मसलन दालचीनी या लौंग डालकर अंडे उबाले जाते हैं। ये जो अंडे हैं इन्हें मार्बल एग्स कहा जाता है और ये चीन की डेलिकेसी में शामिल होते हैं। मतलब बहुत ग्रैंड किस्म के जो खाने दिए जाते हैं ना उनमें ये बड़ी ख़ास किस्म की डिश होती है, क्योंकि एक तो वो उस चाय के कहवे में उबले होते हैं, दूसरे जो इनमें मसाले डाले जाते हैं उनसे इनका जायका बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये भी इस मौके पर ख़ास तौर पर खाए जाते हैं। और इन्हें मार्बल एग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये इस तरह से उबलते हैं ना तो इन सफ़ेद अंडों के ऊपर ब्राउन से कुछ ऐसे डिज़ाइन बन जाते हैं जैसे संगे मरमर पर होते हैं, तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह सूबा ज़ुजांग में लोग एक ख़ास किस्म के पत्तों के रस में भीगे हुए चावल भी पका कर खाते हैं। देखा ना, इस टर्म के साथ कितनी मज़े की बातें मंसूब हैं, खाने पीने की भी और दीगर रिवायात भी जो इससे मंसूब हैं। तो चलें अब एक गाना सुनते हैं और उसके बाद इस टर्म के बारे में कुछ नहीं बता रही, कुछ और बताऊंगी आपको। सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। सहना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं, ये खामोशियां ये सहना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं। सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। अधूरा हूँ मैं अब तेरे बिना, अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी। अधूरा हूँ मैं अब तेरे बिना, अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी। सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। हर राह में तू आए नजर, कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर। हर राह में तू आए नजर,
तन्हा सफर सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। 4 मई चीन में नौजवानों का दिन मनाया जाता है और ये वाकई में बड़ी भरपूर सरगर्मी होती है। 1 मई से लेकर 4 मई तक चीन में छुट्टियां होती हैं। मतलब हमारे यहाँ तो एक दिन यौम मजदूर मनाया जाता है और बस बात खत्म। यहाँ 1 मई से लेकर 4 मई तक का जो वक्त है उसमें यौम मजदूर से आगाज हो रहा है और नौजवानों के दिन तक ये बात जा रही है और उनको दोनों को ये अज़्म, ये हौसला, ये यकीन दिया जा रहा है कि आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। जिस तरह इस मर्तबा चीनी सदर शी जिनपिंग ने एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन का जो खलाई स्टेशन तामीर करने वाले नौजवान थे उनके नाम एक जवाबी खत लिखा और उसमें कहा कि 9 साल कबल मैंने इन नौजवान मुहक्किकीन के साथ मुलाकात की थी और इनकी बातें पढ़कर, इनका खत देखकर मुझे वो 9 साल कबल का जमाना याद आ गया जब ये बिल्कुल नौजवान होते थे और आज ये इस मकाम पर हैं कि ये इतने बड़े मिशन की क़यादत भी संभाले हुए हैं और बड़ी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। और इन 9 सालों में त्यानगोंग, बेइदू, चांगखे से लेकर त्यानखे, त्यानवेन और शिखे तक चाइना एरोस्पेस ने एक नई तारीख रकम की है जिसका सेहरा जहां सीनियर मुहक्किकीन के सर है, वहीं इन नौजवानों के जोश और जज्बे ने भी चीन को इस मकाम पर खड़ा किया है कि एक मजबूत एरोस्पेस इंडस्ट्री का हामिल ये मुल्क है। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि जब नौजवानों का दिन होता है तो शी जिनपिंग खास तौर पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से मुलाकात करते हैं। बिलमुशाफा मुलाकात होती है ये और उसमें शी जिनपिंग की कोशिश होती है कि उनकी हौसला अफजाई भी की जाए और उनको तारीख के आईने में भी दिखाया जाए कि आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं ये उस दौर के नौजवानों की मेहनत है और नौजवान ही किसी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कायम की 100वीं सालगिरह की तकरीब में शी जिनपिंग ने खास तौर पर नौजवानों का जिक्र करते हुए कहा कि 100 साल कबल भी मार्क्सिज्म की रहनुमाई में मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जिन्होंने अनथक जद्दोजहद की और 100 साल में सीपीसी के परचम तले नस्ल दर नस्ल जिन चीनी नौजवानों ने अपनी पूरी जवानी का जोश और जज्बा पार्टी और अवाम की खातिर वक्फ किया, वो नौजवान, उस वक्त के नौजवान चीनी कौम की निशात सानिया के हरावल बन चुके हैं। लिहाजा नौजवानों को हर दौर में वक्त के हिसाब से एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की जरूरत है। उनको सिर्फ एक बड़ी तब्दीली के दौर में तमाशाई नहीं बनना चाहिए, उस दौर में इन बड़ी बड़ी तब्दीलियों का अलमबरदार बनना चाहिए। इस हवाले से हम देखें तो चीन में नौजवानों का जो किरदार है वाकई बहुत अहम है। अगर इस्लाहात और खुलेपन की जो पॉलिसी है उसका निफाज देखा जाए तो देही अहयाव के सिलसिले में जो मुंतखब करदा 30 लाख वर्किंग अराकीन हैं उनका निस्फ हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। फिर बेइदू सैटेलाइट टीम में अहम ओहदों पर जो अराकीन हैं उनकी औसत उम्र 36 साल है और इंसदादे वबा में तिब्बी अराकीन का तकरीबन निस्फ हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। सो आप कह सकते हैं कि नौजवानों में जोश और जज्बा जो होता है ना उसको चैनलाइज करने की जरूरत होती है। मुंह जोर दरिया है, उसको अगर आपने एक दुरुस्त समत में मोड़ दिया तो फिर वो दरिया इर्द गिर्द सब तरफ जरखेजी फैलाएगा, लेकिन अगर उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर जाहिर है वो इर्द गिर्द की आबादियों में तबाही का बायस बनता है। और यही खूबी है यहाँ पर कि छोटी उम्र से आपको आपके जहन को भटकने से बचाने के लिए इतनी मसरूफियात और इतनी बहुत से मैदान आपके सामने खुले हैं कि आप अपनी सलाहियतों को वहां पर इस्तेमाल करते हैं और दिन ब दिन उनमें निखार लाते जाते हैं। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे।
आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे। जिंदगी, अरे ओ जिंदगी, कैसी कैसी तूने दिखाई है मुश्किलें, सामने खड़ी हुई करके दूर हमको दिखाई है मंजिलें, मगर हम आगे ही आगे, हर कदम भागे ही भागे, मुश्किलें आसान कर देंगे, मंजिलों को पकड़ लेंगे। जिंदगी दर्द देगी, हम उसे नेहा कर देंगे, जिंदगी देगी मायूसी, जाओ हम तन्हा लड़ लेंगे। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे। सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अभी हमने नौजवानों की बात की ना इस गाने से पहले, तो मैं आपको एक दिलचस्प बात ये बताती हूँ कि अर्थ समिट 2022 चाइनीज एक्सपीडिशन टीम, इसने भी पिछले हफ्ते यानी इस हफ्ते में एक बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। 8,848 मीटर बुलंद माउंट चूमू लांगमा, इसको इन्होंने सर कर लिया है। ये इसलिए भी अहम है, एक तो बुलंद बहुत है, दूसरे ये रास्ता बहुत मुश्किल था और जो मौसम की सूरत हाल थी वहाँ वो भी बहुत सख्त थी। इसका आप अंदाजा इस बात से करें कि 28 अप्रैल को 270 से ज्यादा अरकान के साथ 16 टीम्स ने इस एक्सपीडिशन का आगाज किया था, लेकिन हालात इतने मुश्किल थे कि सारे रिसर्चर्स एक तरफ रह गए, सिर्फ और सिर्फ 13 कोह पैमा माउंट चू लांगमा की चोटी को सर करने की आखिरी मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर सके। और ये जो टीम थी, इन्होंने मुख्तलिफ टुकड़ियों में अपना सफर किया। जिस तरह से जो पहली टीम थी वो दोपहर 12:30 बजे के लगभग चोटी पर पहुंची और जो बाकी की टीम थी वो 1 घंटे बाद इनके साथ शामिल हुई। फिर इन लोगों ने जो 13 कोपैमा थे इनके साथ मिलकर 8,000 मीटर से ऊपर अपनी पहली पेशकदमी की और फिर इनमें से 5 ने चीन नेपाल सरहद पर 8,800 मीटर की बुलंदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑटोमेटिक मेट्रोलॉजिकल स्टेशन तामीर किया। ये यकीनन चीन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इन कोहपैमाओं की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी हालात, हवा की शिद्दत और जो रास्ते थे वो बेहद दुश्वार थे। और फिर इस चोटी को सर करने के साथ साथ ये जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन तामीर किया गया, इसके लिए पूरे आलात, साजो सामान इनके साथ था, जिसे अपनी पुश्त पर उठाकर ये सारा सफर कर रहे थे। सो जो कहते हैं ना, जज्बों की बात होनी चाहिए और उनको दुरुस्त समत में रहनुमाई मिले तो फिर आप ऐसे ऐसे कमाल काम करते हैं। और एक्सपीडिशन पे याद आया, हमारी इंडस एक्सपीडिशन जो है वो भी बहुत सी दुश्वारियां, बहुत से मसलों से गुजरती गुजरती आखिरकार सिंध में पहुंच चुकी है। और अब इनका सफर जो है वहाँ पे, आपको याद हो मैंने केनशर झील का भी जिक्र किया था, तो उनका कहना है कि बिल्कुल हम लोग उस माहौल को भी देखेंगे। रास्ते में दरियाओं के इर्द गिर्द बहुत से ऐसे गाँव हैं जो आधे से ज्यादा दरिया के नीचे आ चुके हैं दरिया के कटाव की वजह से, वो सब कुछ भी। और फिर मुख्तलिफ इलाकों से जो पानी के नमूने इकट्ठे किए गए हैं, वहाँ से पानी की आलूदगी की क्या हालत है उसके बारे में भी ये लोग तहकीक कर रहे हैं। सो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि दौरान सफर हम ज्यादा बात कर नहीं पा रहे, लेकिन जूं ही ये लोग अपनी इस एक्सपीडिशन को खत्म करेंगे तो हम आप तक इस एक्सपीडिशन की चीदा मालूमात लेकर आएंगे, ठीक है ना। आप अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल कीजिएगा urt@cri.com.cn पर। सैटरडे स्पेशल से मेजबान सारा अफजल को इजाजत दीजिएगा। सेहत सलामती की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जीते रहिए, खुश आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।
टूटे ना प्यार की कसम, वादा है मेरा मिलके ना बिछड़ेंगे हम, रखना वफा का भरम, एक पल जुदा रहे हम, सदियां भी लगती हैं कम, तुम पास रहना अब तो खुशी हो या गम, दिल पे ना करना सितम, दिल ने इकरार किया बिन सोचे प्यार किया, होना था जो हो गया सोनिया, ये दिल अब तेरा हो गया, ये तन्हा था ये खो गया, तेरा ये साथ जो मिला तो हर धड़कन ने ये कहा, जागया नसीबा मैनू यार मिलिया सोनिया, ये दिल अब तेरा हो गया, ये तन्हा था ये खो गया, तेरा ये साथ जो मिला तो हर धड़कन ने ये कहा। कहते हैं प्यार भी नशा है, इसका सुरूर ही जुदा है, मस्ती है तेरी अखियों में, मैंने ये जाम भी पिया है, जी चाहता है होश ना आए, सारी उम्र बीत जाए, दिल ने इकरार किया बिन सोचे प्यार किया, होना था जो हो गया सोनिया, ये दिल अब तेरा हो गया, ये तन्हा था ये खो गया, तेरा ये साथ जो मिला तो हर धड़कन ने ये कहा। मुश्किल है प्यार की ये राहें, रास्ते में हम खो न जाए, राहे वफा के मुसाफिर मंजिल से दूर हो न जाए, जी चाहता है होश न आए, सारी उम्र बीत जाए, दिल ने इकरार किया बिन सोचे प्यार किया, होना था जो हो गया सोनिया, ये दिल अब तेरा हो गया, ये तन्हा था ये खो गया, तेरा ये साथ जो मिला तो हर धड़कन ने ये कहा, दो दिल मिले हैं सनम, टूटे ना प्यार की कसम, वादा है मेरा मिलके ना बिछड़ेंगे हम, रखना वफा का भरम, दिल ने इकरार किया बिन सोचे प्यार किया, होना था जो हो गया सोनिया, ये दिल अब तेरा हो गया, ये तन्हा था ये खो गया, तेरा ये साथ जो मिला तो हर धड़कन ने ये कहा, ये दिल अब तेरा हो गया, ये तन्हा था ये खो गया, तेरा ये साथ जो मिला तो हर धड़कन ने ये कहा, ये दिल अब तेरा हो गया, ये तन्हा था ये खो गया, तेरा ये साथ जो मिला तो हर धड़कन ने ये कहा,
ये दिल अब तेरा हो गया, ये तन्हा था ये खो गया, तेरा ये साथ जो मिला तो हर धड़कन ने ये कहा। More music and less talk. FM 98 Dosti Channel. है जाने मन है जाने जा हो कभी मेजुबान। है जाने मन है जाने जा हो कभी मेजुबान। है जाने मन है जाने जा हो कभी मेजुबान। आजा कभी रिमझिम में तू चूमे कदम भीगा समा। है जाने मन है जाने जा हो कभी मेरुबान। मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरा दिल जानिया, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो मुलाकात हो दिल की बात हो। मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरा दिल जानिया। है जाने मन है जाने जा हो कभी
मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरा दिल जानिया है जाने मन है जाने जा वो कभी मेहरबान है जाने मन है जाने जा वो कभी मेहरबान आजा कभी रिमझिम में तू चूमे कदम भीगा समा है जाने मन है जाने जा वो कभी मेहरबान मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरा दिल जानिया मेरे हाथ में तेरा हाथ हो मुलाकात हो दिल की बात हो मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरा दिल जानिया है जाने मन है जाने जा वो कभी मेहरबान है जाने मन है जाने जा वो कभी मेहरबान है जाने मन है जाने जा वो कभी मेहरबान है जाने मन है जाने You're listening to FM 98 Dosti Channel. Real music, real sound. समाने लगी तू मेरी धड़कने जगाने लगी तू मेरी सांसों में समाने लगी तू मेरी धड़कने जगाने लगी दीवाना हो गया ये मन है ये कैसी प्यार की चुभन है ओ जाने जा ओ जाने जा समाने लगी तू मेरी धड़कने जगाने लगी दीवाना हो गया ये मन है ये कैसी प्यार की चुभन है ओ जाने जा ओ जाने जा तू मेरी सांसों में समाने लगी तू मेरी धड़कने जगाने लगी का झुमका मुझे पागल बनाए तेरे ये हाथों का गजरा मेरे होश उड़ाए ओ तेरे ये कानों का झुमका मुझे पागल बनाए तेरे ये हाथों का गजरा मेरे होश उड़ाए साहसी मैंने देखा नहीं तुम साहसी मैंने देखा नहीं तारीफ तेरी करूं क्या तू मेरी सांसों में समाने लगी तू मेरी धड़कने जगाने लगी दीवाना हो गया ये मन है ये कैसी प्यार की चुभन है ओ जाने जा ओ जाने जा में समाने लगी तू मेरी धड़कने जगाने लगी
माथे की बिंदिया लगे जैसे सितारा, आंखें तेरी झील जैसी है पलके किनारा। ओ ये तेरे माथे की बिंदिया लगे जैसे सितारा, आंखें तेरी झील जैसी है पलके किनारा। तुम साहसी मैंने देखा नहीं, तुम साहसी मैंने देखा नहीं, तारीफ तेरी करूं क्या, तू मेरी सांसों में समाने लगी, तू मेरी धड़कने जगाने लगी। दीवाना हो गया ये मन है, ये कैसी प्यार की चुभन है। ओ जाने जा, ओ जाने जा, तू मेरी सांसों में समाने लगी, तू मेरी धड़कने जगाने लगी, तू मेरी सांसों में समाने लगी, तू मेरी धड़कने जगाने लगी। दीवाना हो गया ये मन है, ये कैसी प्यार की चुभन है। ओ जाने जा, ओ जाने जा, तू मेरी सांसों में समाने लगी, तू मेरी धड़कने जगाने लगी। You are listening to the one and only FM 98 Dosti channel. बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्की, तवानाई के बड़े मंसूबे जिनमें बेशतर मुकम्मल होकर सनत व मईशत का पहिया चलाने और घर घर उजाले का सबब बने, मुलाजमतों के हजारों मौके फराहम करने के साथ साथ अब समाजी तरक्की की राह पर महवे सफर। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी, मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाजरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।